गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा विषय है रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन। इस संदर्भ पर हम विचार विमर्श करेंगे। और भारत के एकीकरण के लिए निम्न स्तरों पर प्रयास किए गए। पहला प्रयास हम देखते हैं रियासतों का एकीकरण। दूसरा प्रयास हम देखते हैं यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। और तीसरा कि कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय। और चौथा राज्यों का पुनर्गठन। और सबसे पहले हम बात करें रियासतों का एकीकरण। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के अनुसार देशी रियासतों के पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प था स्वतंत्र बने रहने के लिए। दूसरा विकल्प था भारत डोमिनियन स्टेट में शामिल हो। और तीसरा था पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो। और जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित जो रियासत मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया। और इस विभाग के सचिव पर वीपी मेनन की नियुक्ति उनके द्वारा कर दी गई। और अधिकतर देशी रियासतों ने 15 अगस्त से पहले ही भारत संघ में अपने विलय को स्वीकार कर लिया। किंतु 3 रियासतें ऐसी बच गई जो भारत संघ में अपने विलय को तैयार नहीं थी, जिसमें कश्मीर रियासत था, जूनागढ़ की रियासत थी और हैदराबाद की रियासत थी। सबसे पहले हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की समस्या और समाधान तत्कालीन समय में हम देखते हैं कि कश्मीर की जो जनसंख्या थी, मुस्लिम आबादी या मुस्लिम जनसंख्या 77.11% थी। हिंदू आबादी 20.12% थी। सिख और बौद्धों की जो आबादी थी कश्मीर में 2.77% थी। इस समय कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह थे और कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद्र महाजन थे। कश्मीर का इस समय राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला। और महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। किंतु 22 अक्टूबर 1947 को जो कबायली छापेमार थे, कबायली छापेमारों ने अकबर खान के नेतृत्व में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। और अकबर खान को पाकिस्तानी सैनिकों का भी समर्थन प्राप्त था। अकबर खान को पाकिस्तानी सैनिकों का भी समर्थन प्राप्त था। इस आक्रमण के बाद हरि सिंह ने भारत से सहायता की अपील की। किंतु तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन का यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुसार भारत तब तक कश्मीर को सैन्य सहायता नहीं दे सकता है जब तक औपचारिक रूप से कश्मीर विलय या कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हो जाता है। और भारत सरकार से सहायता लेने के लिए कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहर चंद ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। किंतु नेहरू तब तक सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए कि जब तक राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके नेता शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि
राज्य में पृथक संविधान तथा उसके तहत संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेहरू ने सैन्य सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस समझौते के शीघ्र बाद भारत ने अपनी सेना भेजी और श्रीनगर से आक्रमणकारियों को खाली करा दिया। अब भारत की जो सेना ने कश्मीर रियासत का 2/3 भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु 1/3 भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में बना रहा। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 1947 को यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 13 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा लागू कर दी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर पर अपना निर्णय 1951 में सुनाया। इसके अनुसार कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान अपनी सेना वापस बुलाए, जनमत संग्रह श्रीनगर के प्रशासन के अंतर्गत कराया जाएगा, किंतु पाकिस्तान ने ये शर्तें पूरी नहीं की और अतः भारत के द्वारा भी जनमत संग्रह नहीं कराया गया और जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान निर्माण हेतु जनता द्वारा प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा का निर्माण हुआ और 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में संविधान सभा की बैठक हुई और फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में संविधान सभा द्वारा कर दिया गया। 17 नवंबर 1957 को जम्मू एंड कश्मीर ने पृथक संविधान को अंगीकृत किया, जिसे 26 नवंबर 1957 को लागू कर दिया गया। अब इस नए संविधान के लागू हो जाने के बाद संविधान सभा ने खुद को भंग कर दिया। 26 जुलाई 1957 को गुलाम बख्शी मोहम्मद को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और जो तत्कालीन युवराज थे कर्ण सिंह को दूसरी अवधि के लिए निर्विरोध जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये तो कश्मीर की बात हुई। हैदराबाद की समस्या और समाधान की हम बात करें। हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम, मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इस्लामिक संगठन निज़ाम द्वारा स्थापित किया गया था। रजाकार या वॉलंटियर मुस्लिम सैन्य संगठन, इसके जो स्वैच्छिक कार्यकर्ता थे लगभग 1.5 लाख सैनिक थे। भारत सरकार ने इस गुप्त सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा, क्योंकि उस समय हैदराबाद में शेष भारत के किसी स्थान की तुलना में पोलो खेलने के मैदानों की संख्या अधिक थी। मेजर जनरल एल एंड्रूज हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर थे। भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल जीएन चौधरी साहब थे। लायक अली हैदराबाद के, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, और यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका निजाम मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। और 29 नवंबर 1947 को निजाम ने हैदराबाद में भारतीय संघ से 1 वर्ष के लिए यथास्थिति की संधि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स नामक अस्थायी समझौता कर लिया। इसके अनुसार हैदराबाद के नवाब द्वारा हैदराबाद में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए काम किया जाना था, किंतु नवाब के द्वारा क्रूर दमन को प्रोत्साहन दिया गया और उसने कई वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा स्थापित इस्लामिक संगठन मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का उपयोग किया और आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई उसके द्वारा की गई। रजाकार सैनिकों का उपयोग किया गया। रजाकार सैनिक एक मुस्लिम सैन्य संगठन था जिसमें 1.5 लाख सैनिक थे।
ये निजाम और एमआईएम के पक्ष में कार्य करते थे और हैदराबाद के भारत के साथ एकीकरण के खिलाफ थे। रजाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर क्रूर अत्याचार किए। हैदराबाद में एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा हो गई और ऐसी अव्यवस्थाएं जब उत्पन्न हुई तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई को आवश्यक समझा और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में प्रवेश कर गए और निजाम ने सुरक्षा परिषद से गुहार लगाई कि संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद भारत पुलिस कार्रवाई या संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद भारत सरकार ने यह घोषणा की कि यह लड़ाई की क्रिया नहीं बल्कि एक पुलिस कार्रवाई है जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता करना था। 5 दिन के बाद 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर मेजर जनरल एंड्रूज ने भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल जीएन चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद के मामले को मेजर जनरल जीएन चौधरी के नियंत्रण में रखा गया और वहां पर सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया और इस प्रकार हैदराबाद जो रियासत है, हैदराबाद रियासत भारत संघ में मिल गई। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग ख के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान की गई तथा निजाम को उसका राज प्रमुख बना दिया गया और 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इसका मराठी जो भाषा भाग था उसको मराठावाड़ बम्बई में, कन्नड़ भाषी भाग मैसूर में तथा तेलुगु भाषी भाग तेलंगाना जो आधुनिक तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया।